हाँ तो बच्चे वो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस हियर। डिक्शनरी मीनिंग तो रेजिस्टेंस का सबको मालूम है। आई वांट टू डू समथिंग एंड यू आर रेजिस्टिंग मीन्स यू आर अपोजिंग। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? जस्ट a minute, this pen is not working. Yes. Resistance to flow of current. What is resistance? It is defined as the opposition to flow of current। अब देखो साइंटिस्ट लोग जो चीज निकालते हैं वो अपना नाम तो डाल ही देते हैं। न्यूटन ने फोर्स के बारे में नॉलेज दिया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। कूलम ने फोर्स के बीच में जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है निकाला और चार्ज का यूनिट दे दिया कूलम। सिमिलरली जॉर्ज साइमन ओम करके एक आदमी थे, एक साइंटिस्ट थे जो ये सारा चीजों के बारे में निकाले। वो ढूंढे कहाँ पर अपना नाम डालूं। करंट के बारे में पहले कोई बता दिया था, एम्पियर नहीं, वोल्ट करके थे कोई, वो पोटेंशियल के बारे में बता दिए थे। बाकी बच गया था रेजिस्टेंस। बोले कि मेरे नाम पे तो आना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम, क्योंकि उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट इज ओम। और इसको सिंबल से कैसे लिखते हैं, सिंबल से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कछुआ जैसे। अब बात ये करना है कि ये जो ऑपोजिशन है रेजिस्टेंस का, इसको कैसे हम लोग समझेंगे तो सारा चीज लिखेंगे जितना चाहिए उतना। अब कोई एक मटेरियल है, कोई एक मान लो बार है, ये मेटल बार है या कोई एक बार है जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये सॉलिड है, इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज तो जा नहीं सकते, तो किसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन पास करवाने की कोशिश करते हैं। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी देके उसके अंदर फेंका गया। अब कैसे काइनेटिक एनर्जी दिए वो बाद में देखेंगे, हाउ यू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू ए चार्ज पार्टिकल, दैट विल सी लेटर। किसी तरीके से इसको काइनेटिक एनर्जी देके अंदर फेंका गया। ये अगर कोई पाइप होता तो ये पार हो जाता है, लेकिन है क्या, इसके अंदर तो भरे हुए हैं एटम्स, बहुत सारे एटम्स भरे हुए हैं, हर एक का न्यूक्लियस है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे करके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में भरे हुए हैं। अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन गया वो क्या किया, हर एक के साथ थोड़ा थोड़ा टकराया, है ना, जस्ट हेलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था बाहर वाला, ये गया जाके इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराने के बाद फिर इसके साथ टकराया, ऐसे करके काफी कुछ टकराव होने के बाद अल्टीमेटली ये निकल के आ गया, टकरा के निकल के आ गया। घुसा एक इलेक्ट्रॉन तो निकला भी एक इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जब वो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें क्या चार्ज रहा, टोटल चार्ज तो जो था वही रहा, घुसा एक निकला एक। क्लियर। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से गया इसके अंदर से, या फिर इसको जाने में क्या क्या दिक्कतें हुआ, वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके गया है तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, द करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज़ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके गया है, इसको इसमें जाने में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, जितने ज्यादा कोलिजन होगा उतने ज्यादा दिक्कत होगा बाहर जाने के लिए। एक चीज तो क्लियर हो गया, कितने ज्यादा कोलिजन हो रहा है उतने ज्यादा दिक्कत होगा। आप एक जगह से जोड़ के दूसरी जगह जाते हो, रास्ते में कितने बार टकराते हो इधर उधर के लोगों से, वो ज्यादा दिक्कत है। कम लोग होते तो आप जल्दी से पार हो जाते, है कि नहीं, क्योंकि टकराने के कारण आपको कुछ रेजिस्टेंस, कुछ अपोजिशन मिलता है।
तो पहला चीज हुआ कि दी opposition to or opposition to flow of electrons through a material basically depends on two things, two parameters. पहला वाला क्या पैरामीटर हुआ? पहला हुआ नंबर ऑफ collisions made by external electron while passing through the material कितने तो कोलिजन मिल रहे हैं। अब जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स को हम n करके डिनोट करेंगे ऐसे, तो हम क्या कहेंगे? जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू n। होगा कि नहीं होगा? हम यहाँ पर लिखे हैं टू पैरामीटर्स, दूसरा पैरामीटर आएगा, अभी तो एक समझा है। अब सोचो कि जो हमारा कोई एक मटेरियल है, जब इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन टकरा के बहुत सारा कोलिजन फेस करते करते अल्टीमेटली निकल के आया। अगर ये जो मटेरियल है उसका लेंथ ज्यादा होता तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होता या कम होता? ऑब्वियसली जितने लंबा होगा उतने ज्यादा कोलिजन मिलेगा। दैट मींस हियर n is directly proportional to L। L क्या हो गया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया ना? तो n is directly proportional to L। चलो सोचते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। सपोज हम कहेंगे कि समझने के लिए ऐसे सोचो कि ऐसा एक टनल है और पतला सा पाइप है और एक मोटा पाइप है, दोनों बराबर लेंथ का। अब अगर इसके अंदर हम कोई एक बॉल को फेंकेंगे, ये टकराते हुए निकल के आएगा। इसके अंदर बॉल को फेंकेंगे, ये भी टकराते हुए निकल के आएगा। कौन सा केस में कम बार टकराएगा बताओ? When cross sectional area is more, the number of collisions will be less, or when the cross sectional area is less, number of collisions will be less. You clearly see, when the cross sectional area is more, number of collisions made by this ball is less. तो हम क्या कहेंगे? Similarly, ये जो number of collisions made by external electron passing through the material is directly depending upon the length, but it is inversely proportional to the cross sectional area, where A is cross sectional area, तो n is proportional to L by A। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे? इससे हमें क्या पता चला? R is proportional to this, n is proportional to this, तो हम कह सकते हैं कि R is proportional to L by A। इसमें L क्या है? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ करंट और लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक पैरामीटर हमें समझ में आया। When you are trying to flow a current through a material by passage of electrons, the external electrons passing through it meet several number of collisions, and that's why they get some opposition to flow. More is the collision, more is the opposition, more is the resistance. And obviously it's quite obvious, सबको समझ में आ रहा होगा कि number of collisions met by the external electron is directly proportional to length। इतना लेंथ जाने में जितना कोलिजन होगा, डबल लेंथ जाने में डबल कोलिजन होगा, and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। ठीक है।
अब हम देखे थे यहाँ पर कि डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर हम लोग अभी देखें। पहला पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर को समझने के लिए थोड़ा हमें और गौर से सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सोचो कि ये कोई एक एटम है मटेरियल का, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सपोज ये फोर्स काफी तगड़ा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब क्या हुआ कि बाहर का कोई जब इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसको टकराएगा, ये अगर टाइटली बंधा होगा तो हो सकता है ये टकरा के खुद वापस आ जाएगा, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ये फोर्स काफी स्ट्रांग नहीं है, वीक फोर्स है, तो टकराएगा, इसको फेंक के आगे निकल जाएगा। मतलब ये कितना आसानी से आगे निकल जाएगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। When the force is strong, you are getting a strong opposition or weak opposition. When it is strong, it is not easily passing. And when this binding force is weak, it is able to rush through and go to the other side. That means the opposition is less. तो क्या हुआ? एक हुआ कितना कोलिजन हो रहे, दूसरा हुआ जो मटेरियल है उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना जोर से बंधा हुआ है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना जोर से बंधा हुआ है, क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या फोर्स में? आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है, वो तो फिक्स्ड है। ये एटॉमिक नंबर कितना है, दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर। इफ एटॉमिक नंबर इज z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज z, सो द पॉजिटिव चार्ज बिकम्स Ze। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में है, डिस्टेंस क्या है, दैट विल अगेन डिसाइड द फोर्स। हम जानते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम होता है, डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा होता है। और ये यहाँ पर न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, इसका मतलब हुआ ये फोर्स कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू से एज ए होल इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। समझ में आया क्या? बिट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? दूसरा पैरामीटर हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है नेचर ऑफ मटेरियल? मतलब बाइंडिंग फोर्स डिपेंड, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स। पहला हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, दूसरा हुआ नेचर ऑफ मटेरियल व्हिच डिसाइड्स द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। समझ में आया क्या? न्यूक्लियस और इसके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है उसको डिसाइड करता हुआ जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दिस नेचर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच offers resistance in each collision। हर एक कोलिजन में कितना रेजिस्टेंस दे रहा है इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। और इसको कैसे लिखते हैं? रो। ठीक है, ये होता है रेजिस्टिविटी। कुछ में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखते हैं, वो भी सही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बाद में बताएंगे। व्हाट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी कहलाता है। मतलब अगर बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कंबाइनिंग बोथ दिस टू स्टेटमेंट्स, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा? हाउ यू विल डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल? तो लिखेंगे thus resistance of a material is given by R is equal to rho L by A। किसके ऊपर डिपेंड करता है?
एल और ए मतलब डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। सो रेजिस्टेंस depends on the dimensions and nature of the material। जब तक मटेरियल का नेचर में कोई बदलाव नहीं आया, डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं आया, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। यूनिट हो गया ओम। अब ये तो नेचर है। सोचो कि एक छोटा कॉपर बार है, इतना मोटा है, इतना मोटा, इतना बड़ा कॉपर बार है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि डबल लेंथ वाला कॉपर बार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? डबल लेंथ वाले का होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, ये इतना मोटा है, इतना बड़ा कॉपर बार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि मोटा वाला कॉपर बार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? मोटा वाला का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। यू आर एबल टू फॉलो? अच्छा बताओ, इतना बड़ा कॉपर बार का रेजिस्टिविटी ज्यादा है कि इसको आधा काट के लाएंगे तो जो हाफ पार्ट रहा उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा? अरे रेजिस्टिविटी तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ दी मटेरियल। तो कॉपर बार को टुकड़े करोगे तो कॉपर ही रहेगा, छोटा हो या बड़ा हो, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, एल्युमिनियम के लिए कुछ दूसरा है, गोल्ड के लिए कुछ तीसरा है, ऐसे करके रहता है। इसमें हम लोग बता सकते हैं कि फॉर गुड कंडक्टर किसको कहते हैं? कहेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, नहीं रेजिस्टेंस कम है, नहीं रेजिस्टेंस कम है नहीं। फॉर गुड कंडक्टर रो इज लेस, जिसका रेजिस्टिविटी कम है उसको कहते हैं गुड कंडक्टर। फॉर बैड कंडक्टर्स रो इज मोर। If you go for copper, the resistivity will be of the order of 10 to the power minus 6. If you go for mica, which is a strong insulator, resistivity will be of the order of 10 to the power plus 6, means 10 to the power 12 times. समझ में आ रहा है क्या? For copper अब देखोगे resistivity is of the order of 10 to the power minus 6. For कॉपर से इट इज माइका के लिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर प्लस 6। देख रहे हो रेजिस्टिविटी में कितने ज्यादा अंतर है। तो अगर एक कॉपर और इसको देखेंगे, हु इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस जो समझ में आया रो एल बाई ए, चलो इसको थोड़ा एक्सरसाइज करके हम लोग देखते हैं क्या सचमुच समझे कि ऐसे ऐसे हाँ जी कर दी। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का कांसेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ, ढेर सारे चीजें उसके साथ साथ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, ये बताना चाहते थे कि व्हाई रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट बिफोर दैट सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास ऐसा शेप का एक बार है, ये ऐसा शेप का एक बार है जिसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड यू आर एबल टू सी हाउ इट इज लुकिंग लाइक। सपोज दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज बी, दिस लेंथ इज सी, और नीचे भी एक सरफेस रहेगा जो दिख नहीं रहा है ना, नीचे भी रहेगा एक फेस ये। अच्छा, ये ब्लॉक का डायमेंशंस आप देख रहे हो, कोई पूछेगा बताओ इस ब्लॉक का डायमेंशन रेजिस्टेंस कितना है। सपोज दिया गया है कि गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ ब्लॉक इज रो, ऐसे दिया गया है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्लॉक across terminals bit number 1 OP, bit number 2 MN। समझ लो पहले क्या बोल रहा है OP। सपोज हम कहेंगे
ये जो है ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको हम कहेंगे O, और इधर वाला जो पॉइंट है उसको कहेंगे P, ठीक है। ये वाला पॉइंट को कहेंगे M, और इसका नीचे जो पॉइंट है इसको कहेंगे N। अब दिया है ये लेंथ C है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है। हमें OP में निकालना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस OP। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, रो L बाई A। रो तो वैसे भी दिया हुआ है, बाकी पता करने वाली चीज हुआ क्या होगा, L क्या होगा, A। मतलब अगर करंट इधर से घुसता है और निकलता है, उसको कितना लेंथ जाना पड़ेगा, यू सी इट इज कमिंग आउट टू बी C, सो इट इज रो L के जगह लेंगे C। अच्छा, जो करंट इधर से जा रहा है उसको कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है, करंट इधर से घुसेगा तो उसको परपेंडिकुलर होकर क्या एरिया मिल रहा है, ये एरिया मिल रहा है। ये एरिया कितना है, AB। समझ में आया क्या, रो L बाय एरिया। नहीं समझ में आया तो ये निकालो, RMN, रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस टू एंड्स। अब करंट ऐसे घुसेगा, इधर से निकलेगा, तो लिखेंगे रो L बाई A। क्या बता सकते हो, व्हाट इज द लेंथ इट हैज टू मूव, इज इक्वल टू P, एंड व्हाट इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जो आ रहा है करंट ऐसे, उसको परपेंडिकुलर होके क्या, वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। कितना ये एरिया, ये है A, ये है C, सो इट इज रो AC, रो B बाय AC। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक रेजिस्टेंस आपको दिया जाता है, कोई एक बार आपको दिया जाता है, कहते हैं कि बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या पूछोगे, कौन सा टर्मिनल में, पहले बताओ। अलग अलग टर्मिनल में अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो चलो देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसको करने से शायद आपका दिमाग का बत्ती थोड़ा जोर से जलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक has dimensions 2 into 4 into 6, ये रेशियो में है डायमेंशन, ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस across any two opposite faces of the block। ब्लॉक का दो ऑपोजिट फेस में जो रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे, जैसे ये फेस में निकाले, ये फेस में निकाले, बाकी दो फेस में निकाले, उनमें से जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा उसका रेशियो क्या है। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम टू मिनिमम। थोड़ा अगर ब्लॉक को हम ड्रॉ करके देखेंगे तो ये कैसे दिख रहा है, देखो तो ये हुआ 2, ये हुआ 4, ये हुआ 6, ऐसा करके कुछ एक ब्लॉक है। तो हम देखेंगे कि ये हो गया है 2, ये हो गया है 4, ये हो गया है 6, इस रेशियो में। अब पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। चलो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। हम तो जानते हैं कि R इज रो L बाई A। अब R मैक्सिमम कब होगा, जब L मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। अच्छा पहले बताओ कौन सा दोनों एंड में रो ज्यादा हो। अरे रो थोड़ी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेम ब्लॉक है, रो इज सेम, कोई भी दोनों एंड में लो, रो का वैल्यू तो वही आएगा, है ना। अच्छा आर मैक्सिमम करने के लिए ये चीज मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम होने के लिए लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए, लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए, हाँ ये मिनिमम होगा, तभी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अब सोचो इस ब्लॉक का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है 6, मिनिमम एरिया क्या हो सकता है 2 और 4 का प्रोडक्ट, कितना हुआ 2 into 4। सिमिलरली अगर R का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे
तो क्या लिखेंगे बताओ, रो एल मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम ए मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम ए ज्यादा होगा एल कम होगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। ये समझ में आ रहा ना है? अच्छा चलो देखो अब बताओ इसमें रो का एल का मिनिमम वैल्यू क्या है, फॉर कैन बी मिनिमम लेंथ कैसे लेंगे, किधर से करंट पास करवाएंगे कि करंट को मिनिमम लेंथ जाना पड़ेगा, ये आगे से जाएगा कितना लेंथ जाना पड़ेगा 2, सो मिनिमम लेंथ हुआ 2 और मैक्सिमम एरिया क्या हो गया, करंट को परपेंडिकुलर करके बाकी दोनों साइड रह जाएंगे, एरिया क्या हो जाएगा 4 into 6। Are you getting? So it is coming out to be कितना हुआ 6/8 that is 3/4, so it is 3 row by 4। ये कितना हुआ, ये हो गया रो बाय 12 है ना, है कि नहीं। अब रेशियो पूछा था तो क्या लिखेंगे, ये तो सबको आता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस will be in the ratio 3 row by 4 and row by 12, so it is coming out to be 9:1, 9:1। समझ में आया क्या? Is it understood? I just found the ratio, this value divided by this value, कितना आ गया 9:1। समझ में आ रहा ना? अच्छा अब थोड़ा सा बताने की समय आ गया कि why resistivity is called the specific resistance, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब का हर एक साइड का लेंथ बराबर है, ये क्यूब है, ईच साइड इज से 1 मीटर, ईच साइड इज 1 मीटर। अभी हम थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, तो ठीक रहेगा, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिटेल्स में लिखेंगे। पहला हुआ इट डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया, ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखते हैं बाय फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रो क्या हो गया, रो हो गया RA बाई L। तो रो का यूनिट क्या हो गया बताओ, ओम, मीटर स्क्वायर बाई मीटर इज ओम मीटर। दूसरा चीज ये हुआ, कोई मटेरियल को अगर टुकड़े टुकड़े कर देंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द नेचर ऑफ द मटेरियल, रिमेन सेम। अब सोचो कि ऐसा कोई एक क्यूब है, इस क्यूब का मान लो हर एक साइड 1 मीटर लंबा है, ईच साइड इज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अगर इसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस में अगर हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, किसी भी दो सरफेस में ऑपोजिट सरफेस पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल, एल कितना हुआ 1, एरिया कितना हुआ 1, दैट मींस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is given by the resistance across any two opposite faces of a unit cube of that material। समझ में आया क्या? कॉपर का रेजिस्टिविटी चाहिए, कॉपर का एक ब्लॉक ले लो, क्यूब ले लो, उसका चारों साइड का हाइट जो है आपका क्या कहेंगे साइड लेंथ 1 मीटर रहेगा, दो अपोजिट फेस में रेजिस्टेंस निकालो, जो रेजिस्टेंस निकला दैट इज व्हाट द रेजिस्टिविटी। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज also given by, it is dependent on nature, but it is given by the resistance across any two opposite faces of
ए यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल, जिस ब्लॉक का हमें रेजिस्टिविटी चाहिए उसका यूनिट क्यूब लो, दोनों अपोजिट फेस में रेजिस्टेंस निकाल दो, जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसका रेजिस्टिविटी उतना ही है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। आर यू गेटिंग? समझ में आया? ठीक है, लिख लो लिख लो।